उन दिनों कराची में इंडियन फिल्मों का जोर होने के सबब कराची में शादी के उम्मीदवार नौजवान शादियों के लिए लड़कियां नहीं बल्कि अपनी दुल्हन के रूप में माधुरी दीक्षित और जूही चावला जैसी लड़कियां ढूंढते थे। मेरा चूंकि ट्यूशन सेंटर चलता था, इसलिए अक्सर ख़वातीन अपने घरेलू मसाइल के सिलसिले में भी आ जाया करती थीं, जिनके मसाइल में हतुल मकदूर हल भी कर दिया करती थी। ऐसे में एक खातून से मेरी शनासाई हुई, जिन्होंने मुझसे अपनी छोटी बहन को मिलवाया और कहा, बच्चों ये मेरी बहन है, हाई स्कूल में टीचर है, इसका कोई अच्छा सा रिश्ता देखिए। मैंने देखा लड़की को, जिसका रंग काले रंग से बहुत करीब था, कद दरमियाना से भी कुछ कम था, जसामत में भी कोई कशिश नहीं थी, उम्र 32-33 के हिंसा को छू चुकी थी और वो अपने भाई भाभी और माँ के साथ रहती थी। बाप का इंतकाल हो चुका था। फिर अल्लाह की रहमत जोश में आ गई और कराची के एक मज़ाफ़ाती बस्ती के एक ऐसे घर से उसका रिश्ता उसकी अपनी बहन ने ढूंढ लिया, जिनको जॉब वाली बहू चाहिए थी, ताकि घर में बेटे का घर भी आबाद हो जाए और बहू माली सहारा भी देने वाली हो। ये सब बातें मुझे लड़की की बड़ी बहन ने बताईं। लड़की की बड़ी बहन ने बताया कि लड़का खूबरू और खूबसूरत है। बहरहाल शादी हो गई। शादी की अगली सुबह लड़की के ससुराल में एक रस्म ये भी थी कि दुल्हन जब मैके जाएगी और उसके पहनने के कपड़े निकाले जाएंगे तो संदूक या सूटकेस में जो जोड़ा पहले रखा होगा वो लड़के की बहन का होगा, यानी कि नंद का होगा, और उससे नीचे जो जोड़ा होगा वो दुल्हन पहनेगी। लिहाजा शादी की अगली सुबह जब लड़की को मैके भेजने का वक्त आया और कपड़ों के लिए उसका सूटकेस खोला गया, तो लड़की के जहेज की सबसे कीमती साड़ी सब कपड़ों से ऊपर रखी थी, वो उठाकर लड़की की नंद को दे दी गई और लड़की अपने मैके से आए हुए लोगों के साथ चली गई। मैके में जाकर उसने अपनी बहन को सारी बात बताई तो लड़की की बहन को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि वो साड़ी वापस लेकर कोई दूसरा जोड़ा दे दो। अब दूल्हा जब लड़की को लेने ससुराल पहुंचा तो लड़की ने उससे कहा कि मुझे मेरी साड़ी वापस चाहिए। लड़का अपने घर का मिजाज जानता होगा, उसने लड़की से कहा कि मैं तुमको वैसी ही साड़ी दिला दूंगा, मगर लड़की ने अपना मूड खराब कर लिया और उससे अगले रोज वलीमा में लड़की के मैका और ससुराल के दरमियान एक साड़ी की वजह से तनाव की कैफियत पैदा हो गई, क्योंकि लड़की की बड़ी बहन का कहना था कि अगर अभी साड़ी को छोड़ दिया तो सारी उम्र हर बात पर ससुराल वाले अपनी ही मर्जी चलाएंगे। यही वो पॉइंट था जब लड़की की इस दवाजी जिंदगी में पहली दरार पड़ गई। लड़की का शोहर भी, जो शादी की रात बहुत खुश था, वो वलीमे में बिल्कुल खामोश था। वो वलीमे की तकरीब में लड़की के पास भी नहीं आया था। तकरीब के ख़त्म होने पर लोग कुछ कह सुनकर तस्वीरें बनवाने के लिए दूल्हे को अंदर ले आए थे। साड़ी लड़की को वापस नहीं की गई और ससुराल वालों ने कह दिया कि हम अपनी रस्मों और रीत रिवाज को ख़राब नहीं करेंगे। फिर बिलाखिर कुछ ही महीनों में एक रोज़ सुनने में आया कि लड़की खुला लेकर मैके में आ बैठी है और फिर कुछ महीनों बाद उसने एक बच्ची को जन्म दिया। बच्ची अपने बाप की तरह सुर्खो सफ़ेद रंगत की थी। पैदाइश के अगले रोज़ ही लड़की की बहन ने कहा कि तुम इस बला को कहाँ लिए फिरोगी, बाप के पास भिजवाओ, जिसकी औलाद है वो जाने। यकीन जानिए कि ऐसे वाक़यात दिल पर कितनी ज़र्ब लगाते हैं, और वो भी गहरी ज़र्ब, जिनके पस मंज़र में मासूम फूल और कलियां मसलते जाते हैं। तो जब वो बेटी किसी के हाथ बच्ची की दुधियाल भिजवाई गई तो बच्ची के बाप ने आने वाले का मुद्दा सुना, बच्ची को देखने की भी जहमत नहीं की, बल्कि इंतहाई नाजेबा कलमात कहे और कहलवा दिया, मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है, इसे जहाँ से लाए हो वहीं वापस ले जाओ। इस तरह वो नन्ही कली फिर माँ के पास वापस आ गई। इस तलाक की सारी जिम्मेदारी लड़की की बहन पर थी, जो बार बार यही कहती थी कि दफ़ा करो ऐसी ससुराल को, तुम खुद कमा रही हो, ऐसी ससुराल की गुलामी करने की बजाय
ऐश करो। अब जब मेरी उस लड़की से मुलाकात हुई तो वो एक शादी की तकरीब थी। लड़की रंजीदा और सोगवार थी। उसकी बेटी अब 2.5 साल की खूबसूरत गुड़िया लग रही थी। अब वो लड़की दुनिया में अपनी नन्ही बच्ची के हमरा यका और तन्हा थी। वो बार बार कहते सुनी गई कि लड़की को ससुराल की शिकायतें मैके में आकर नहीं करनी चाहिए। ये लड़कियों और उनके घर वालों का जोम होता है। तुम खुद कमा रही हो, दफा करो ऐसी ससुराल को और फिर अंजामे कार तन्हाई और मसाइब भरे जंगल में वो और उनकी मासूम नाकर्दा गुनाह औलाद तमाम उम्र भटकती है। लड़की के मैके का सेटअप कुछ यूं था कि नीचे की मंजिल पर 2 कमरों में 2 शादीशुदा भाई रहते थे। तीसरा कमरा माँ का था, जबकि लड़की ने ऊपर मंजिल पर अपनी कमाई से ही एक कमरा माँ बावर्ची खाना बनवा लिया था। वो अपनी शादी तक उसी कमरे में रहती थी और अपना खाना वाना खुद बनाती थी, क्योंकि उसकी भाभीयों का कहना था कि जब वो घर का हिस्सा है तो खाना पकाने में भी हिस्सादारी करे। लड़की ने हिस्सादारी करने की बजाय अपना किचन ही अलग कर लिया था। और अब जबकि उसे मैका बैठे हुए कुछ ही दिन हुए थे कि बूढ़ी माँ उसकी तलाक का सदमा बर्दाश्त ना कर सकी और अचानक ही सोते में खुदा के घर सुधार दी। माँ के 40वें तक तो खामोशी रही घर में, लेकिन 40वें के फौरन बाद एक दिन उसे दोनों भाइयों ने नीचे की मंजिल पर बुलाकर कहा कि अब हमारा इस घर में गुजारा मुश्किल हो रहा है, इसलिए घर को बेचा जाए। इसलिए अब उसे अपना भी बंदोबस्त कर लेना चाहिए। अगर उसने हमारे साथ रहना है तो अपना पैसा भी मकान खरीदने में लगाना पड़ेगा। अब जबकि दोनों भाई अलग अलग मकान खरीदने की बात कर रहे थे, लड़की के लिए मुश्किल था कि किसके साथ रहे। और फिर मैका का घर बिक गया और वो एक घर में ऊपर की छत पर बने एक कमरे में किराए पर आ गई। कमरे की छत टीन की थी और तरका का पैसा उसने बैंक में जमा करवा दिया ताकि मुश्किल वक्त में काम आ सके। अब वक्त गुजर रहा था कि 3.5 बरस के बाद मेरी उससे मुलाकात हुई। लड़की बेहद उदास थी और उसकी उदासी देखकर मेरा दिल भी उदास हुआ और मैंने सोचा काश लड़कियां छोटी छोटी बातों पर अपना घर बर्बाद ना किया करें तो उनका और उनकी औलाद का मुस्तकबिल इस तरह दांव पर ना लगे। आज हमारे मुआशरे को यही छोटी छोटी बातें दीमक की तरह चाट रही हैं। खुदारा संभल जाएं।